हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों के 5th लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कंसोलिडेशन एक्ट का सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है इफ़ेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 क्लास 2। 4 क्लास 2 में बताया था कि जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अधीनस्थ अधिकारियों की सूचना पे उस गांव या गांव के किसी क्षेत्र में चकबंदी स्टार्ट करती है। सेक्शन 5 कहता है कि जब चकबंदी 4(2) के अनुसार जारी हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा। जब भी इफेक्ट की बात पूछेगी तो सेक्शन 5 हम लिखेंगे। सेक्शन 5 में कहती है कि जब धारा 4(2) की विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो चकबंदी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त जोतदार के वाद, अभिलेख, अपील, पुनर्विलेखन, पुनरीक्षण आदि संबंधी जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वह किसी भी न्यायालय में लंबित हैं, उपशमित हो जाएंगी, मतलब अबेटमेंट हो जाएंगी और पुनः चकबंदी न्यायालय में संचालित किए जाएंगे या निस्तारित किए जाएंगे। ठीक है, परंतु ऐसे वादों का उपशमन दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब कर ले, जब नेचुरल जस्टिस का फॉलो कराएगी सेक्शन आर्टिकल 14 के तहत, तभी ही इनका उपशमन होगा। अगर एक पक्षकार चाहता है कि नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा। इसमें एक केस आता है श्रीमती गुलाबी वर्सेस राम मनोहर अवतार का। धारा 4(2) में जो विज्ञप्ति जारी हो जाने के बावजूद भी सिविल न्यायालय के सम्मुख विक्रय पत्र के निरस्तीकरण हेतु वाद का उपशमन धारा 5(2) के तहत नहीं होगा। लेकिन देखिए, एक बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि सिविल न्यायालय और ये चकबंदी न्यायालय दो अलग अलग न्यायालय हैं। कुछ चीज़ें सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, कुछ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आती हैं। जैसा कि कभी कभी पूछता है कि क्या चकबंदी जारी होने के बाद निरस्तीकरण का जो सूट आता है, क्या वो चकबंदी न्यायालय में आ सकता है? तो नहीं आ सकता। ये साफ साफ सेक्शन 5 क्लास 2 बताती है। उसके बाद फिर कहता है कि क्या राम आश्रय वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया था कि विक्रय विलय के निरस्तीकरण का कोई भी वाद उपशमन नहीं होगा या अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका रहा कि किस चीज़ों को सेक्शन 4(2) के जब जारी हो जाती तो प्रभाव क्या क्या होगा। तो जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, अपील, वाद, पुनरीक्षण, सारी जो लंबित है वो उपशमित हो जाएंगी। और ये उपशमन कब फॉलो होगा? जब दोनों पार्टी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ये रहा आपका ये चैप्टर। और इसमें एक चीज़ और आती है कि कटक का जो जोतदार धारा 4(2) की विज्ञप्ति जारी होने से के पूर्व अपनी भूमि का प्रयोग गैर कृषि कार्यों के लिए कर रहा था तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। अगर वह पहले से सेक्शन 4(2) के प्रभाव से पहले से अपने कार्यों को कर रहा होगा तो उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि क्या धारा 4(2) के अंतर्गत जो सूचना जारी होने पर उस वाद का भविष्य क्या होगा। ठीक है, तो चकबंदी अधिनियम धारा 5 और इसी अधिनियम धारा 49 के अंतर्गत ये कहा गया है कि धारा 5 उपशमन अथवा 49 में सिविल सूट की बात की गई है, पर ये रोक लगी रहती है। मतलब उपशमन और सिविल सूट दोनों की में बात कह रही है कि रोक लगेगी। रोक कब लगेगी? जब दोनों पार्टी को सूचना दे दी जाती है, अदरवाइज वो सूट चलता रहता है। दोनों पक्षकारों को सूचना देना जरूरी है। और फिर पूछा है सबसे मेन चीज कि सेक्शन 4(2) का प्रभाव क्या होगा। अगर सेक्शन 4 अधिनियम जारी अधिसूचना का परिणाम क्या होगा, तो परिणाम इसके निम्नलिखित होंगे। पहला परिणाम ये होगा कि राजस्व गांव कटक में परिवर्तित हो जाएगा। सेक्शन 5 क्लास सब क्लास 1 सब क्लास का सब क्लास ए कहता है कि इसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला परिणाम होगा राजस्व गांव कटक में परिवर्तित हो जाएगा। राजस्व अभिलेखों का रख रखाव और उनकी तैयारी राजस्व विभाग के स्थान पर चकबंदी विभाग द्वारा संपादित की जाएगी। देखिए, दो प्रकार के न्यायालय हैं यहाँ पे, चकबंदी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। आपको हम बाद में बताएंगे राजस्व न्यायालय क्या है। तीसरा क्या होगा? कटक का प्रत्येक जोतदार अपनी जोत का प्रयोग गैर कृषि कार्यों के लिए तभी कर सकता है जब वह बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की लिखित अनुमति प्राप्त करेगा, अन्यथा अनुमति के अभाव में ऐसा कार्य अपराध समझा जाएगा जो धारा 4
धारा 45A में दोषसिद्ध पाए जाने पर 1000 का जुर्माना लगेगा। लेकिन जो जोतदार ये विज्ञप्ति जारी होने से पहले से ही कृषि से गैर कृषि कार्य करते आ रहे हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूमि से संबंधित वाद एवं कार्रवाइयों का उपशमन 5(2) में यदि किसी कटक में जब तक चकबंदी नियम लागू रहेगी भूमि से संबंधित सभी विवाद चकबंदी न्याय द्वारा निपटाए जाएंगे। और ये जोतदारों के मध्य राजस्व अभिलेखों में संशोधन संबंधित हो, जोतदारों के मध्य किसी भूमि के संबंध में अधिकारों संबंधित हो, किसी प्रकार का कोई पुनरीक्षण अपील इत्यादि हो, तो सारे जो वाद हैं वो चकबंदी न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे। लेकिन दोनों पार्टियों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, तभी ऐसा काम किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 4(2) के कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पे ये प्रभावित नहीं होगा। अपवाद में क्या क्या हैं? 4(2) की विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत भी निम्नलिखित वाद एवं कार्रवाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन किन पर? फसल की नुकसानी के प्रतिकर की वसूली की कोई कार्रवाइयाँ, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाइयों पर प्रतिकर का निर्धारण या वसूली की कार्रवाइयाँ, CRPC के 145 के अधीन अचल संपत्ति संबंधित कोई कार्रवाइयाँ, इंजेक्शन संबंधित कोई कार्रवाइयाँ, और संविदा से विशिष्ट अनुपालन का कोई कार्रवाइयाँ, विक्रय विलय के निरस्तीकरण की कोई कार्रवाइयाँ, ग्राम सभा की जमीनों पर किसी अतिचारी की बेदखली की कार्रवाइयाँ, किसी भूमिधर की भूमि अतिचारी की बेदखली की कार्रवाइयाँ, ईजमेंट एक्ट की कार्रवाइयाँ और पट्टे के निरस्तीकरण की कार्रवाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी मेरे पास ज्ञान है मैंने अपने गुरुजनों से अर्जित किया है, मैं इसको सिंपल और सहज शब्दों में आप लोगों के सामने ले आऊँगी। आप लोग पढ़ के सेलेक्ट हो जाएंगे, वही मेरा सबसे बड़ा, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मेरा योगदान होगा। थैंक यू।